साल 1969 1:32 PM अपोलो 11 मिशन 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ पृथ्वी से लॉन्च होता है। लॉन्च के करीब 109 घंटों बाद मिशन लैंड होने ही वाला था कि अचानक उसे पृथ्वी से मिशन एबॉर्ट के सिग्नल्स आने लगते हैं। 1202 alarm. 1202, stand by. स्पेसक्राफ्ट में कुछ ऐसी तकनीकी खराबी हो जाती है कि अगर उसके साथ नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर लैंड होते तो उनकी वापसी नामुमकिन हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिशन एबॉर्ट का ये सिग्नल समय का एकदम सटीक कैलकुलेशन करने के बावजूद जब तक एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंचा तब तक ऑलरेडी अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चांद पर लैंड हो चुका था। इस बात से सभी साइंटिस्ट दंग रह गए। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि स्पेसक्राफ्ट वक्त से पहले आखिर लैंड कैसे हुआ। इसके बाद बहुत सलाह मशवरा करने के बाद समझ में आया इसका कारण क्या था, अर्थ और मून का टाइम डिफरेंस, जिसे सिंपली साइंटिस्ट कैलकुलेशन में लाना ही भूल गए थे। देखो, एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट ने स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग का जो टाइम फिक्स किया था वो अर्थ टाइम के बेसिस पर था, पर मून टाइम फास्ट होने की वजह से वो स्पेसक्राफ्ट डिसाइडेड लैंडिंग टाइम के 1.5 मिनट पहले ही लैंड हो चुका था। अब ऐसे में चलो इनका लक अच्छा था, इसीलिए वो सही सलामत पृथ्वी पर लौट आए, पर हर बार लक साथ नहीं देता, राइट? इसीलिए पृथ्वी की ही तरह चांद पर भी अपना इंडिविजुअल टाइम जोन होना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पहले यहां पर कोई स्टैंडर्डाइज्ड टाइम जोन्स नहीं थे और इसीलिए यहां पर रहने वाले लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही थी। इनफैक्ट कई सारे देशों में प्रॉपर टाइम जोन्स ना होने की वजह से नेविगेशन में काफी दिक्कतें आती है और एक्सीडेंट्स के भी केसेस बढ़ने लगते हैं। मिसाल के तौर पर यूएस का एग्जांपल ले लो। एक वक्त था जब यूएस में हर एक सिटी ने अपना इंडिविजुअल टाइम जोन बनवा लिया था और इसके चलते यूएस में 300 से भी ज्यादा टाइम जोन्स बन गए थे और इस वजह से यूएस का रेलवे सिस्टम इतना ज्यादा खराब हो गया था कि वहां हर एक स्टेशन अपना खुद का टाइम दिखाता था, जिसकी वजह से एक ट्रेन के लिए 75 अलग अलग टाइम्स दिखाने पड़ते थे। इसको आप मुंबई की राजधानी ट्रेन के साथ इमेजिन कर सकते हो। इसे दिल्ली से मुंबई पहुंचने के लिए 16 घंटे लगते हैं। मतलब अगर ये ट्रेन दिल्ली से सुबह 5 बजे निकली तो इसे रात के 9 बजे मुंबई पहुंच जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिल्ली टाइम, लेकिन मुंबई टाइम के अनुसार ये ट्रेन वहां 9 के बजाय 11 बजे पहुंची, बिकॉज ये दोनों भी सिटीज अपना अपना लोकल टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि एक स्टैंडर्डाइज्ड टाइम। यही सेम कंफ्यूजन यूएस रेलवे सिस्टम में भी हो रहा था और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस कंफ्यूजन की वजह से कई बार तो स्टेशन पर अफरा तफरी इतनी मस्ती थी जिसमें कई लोगों को सीरियस इंजरीज हो जाती थी और कईयों की तो जान तक चली जाती थी। दरअसल 1900 से इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन इस्तेमाल होते आ रहा है। अब क्योंकि इंडिया ईस्ट टू वेस्ट 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इस वजह से इंडिया के ईस्ट में वेस्ट के मुकाबले सनराइज और सनसेट 2 घंटा जल्दी होता है, जिसका सीधा इंपैक्ट बच्चों के सर्कैडियम रिदम यानी कि स्लीप साइकिल पर होने लगा। क्योंकि ईस्ट और वेस्ट दोनों जगहों पर स्कूल टाइमिंग सेम होने की वजह से वेस्ट में बच्चों को लेट सनसेट होने के बावजूद भी जल्दी उठना पड़ता था। ये चीज क्योंकि सालों तक बच्चों के साथ हो रही थी तो पुअर स्लीप क्वालिटी से बच्चों का कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग काफी इफेक्ट हो गया। सो एक तरफ था अमेरिका जहां पर 75 टाइम जोन्स थे यानी कि जरूरत से बहुत ज्यादा, और एक तरफ था इंडिया जो काफी बड़ा तो था लेकिन उस हिसाब से बस सिर्फ एक ही टाइम जोन। बट दोनों भी कंट्रीज अपने अपने लेवल पर इसके इल इफेक्ट्स फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूएस ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। उन्होंने डिसीजन पास किया कि अब से 75 टाइम जोन्स नहीं बल्कि सिर्फ 4 टाइम जोन्स के हिसाब से ट्रैवलिंग हो, और फिर अगले ही साल से 4 टाइम जोन स्टैंडर्डाइज हो गए और वेला उनका रेलवे सिस्टम अच्छे से चलने लगा। अब इन टाइम जोन की सफलता को देखकर साइंटिस्टों ने इसे ग्लोबल लेवल पर रेप्लिकेट करने की ठानी, जिसके लिए उन्होंने सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि हमारी पृथ्वी हर 1 घंटे में 15 डिग्री से रोटेट हो रही है और ज्योमेट्रिकली किसी भी स्फीयर का सर्कमफ्रेंस होता है 360 डिग्री। सो सिंपल मैथमेटिक्स 360 डिग्री डिवाइड बाय 15 डिग्री इज इक्वल टू 24, जो कि 24 आवर्स है। एंड दिस इज हाउ 24 आवर्स के हिसाब से हमें 24 टाइम जोन्स मिल गए हमारे पृथ्वी के लिए। साउंड्स क्वाइट इजी, राइट? पर मून पर क्या यही मेथड रेप्लिकेट करना पॉसिबल है? कि मून के केस में इस सेम मेथड से टाइम जोन बनाना मुमकिन क्यों नहीं है? सो वेल, मून हर घंटे में ना 0.5 डिग्री रोटेट होता है। अब मून भी एक स्फीयर ही है। सो अगर हमने अर्थ जैसे कैलकुलेशंस किए तो इट इज लाइक 360 डिग्री डिवाइड बाय 0.5 डिग्री इज इक्वल टू 720। एक ऑब्जेक्ट के लिए जो कि अर्थ से भी छोटा है 720 टाइम जोन्स, यानी अगेन यूएस जैसे ही हालत हो जाएगी। पर टाइम जोन्स तो जरूरी है, क्योंकि
जैसे आप लोग जानते हो 2030 तक मून कॉलोनाइजेशन की शुरुआत होने वाली है। अब अगर हम प्रेजेंट टाइम के हिसाब से यानी हर एक कंट्री के टाइम के हिसाब से मून पर रहने जाए तो वो भी फीजिबल नहीं होगा। और ये क्यों, समझाता हूं। सपोज ये अर्थ है, इस पर यूएस इस टाइम जोन पर है, इंडिया इस टाइम जोन पर है और जापान इस। अगर इन तीनों कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट्स मून पर जाते हैं और अपने अपने टाइम जोन्स के हिसाब से ही रहने लगते हैं तो नजारा कुछ ऐसा दिखेगा। कोई सेंस है इस बात का? नहीं, राइट। बस इसीलिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक पर्टिकुलर टाइम जोन बनाने की बात दुनिया के सामने रखी। ईएसए के अनुसार लूनर एक्सप्लोरेशन का नया दौर बहुत ही जल्द एक अलग ही रफ्तार पकड़ने वाला है। आने वाले दशकों में बहुत सारे मून मिशंस प्लान किए गए हैं। इनफैक्ट इस रेस में ईएसए फिलहाल फोर फ्रंट पर है क्योंकि वो बहुत ही जल्द गेटवे लूनर स्टेशन और ओरियन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने वाला है जो ह्यूमंस को मून पर सेटल होने में मदद करेंगे। इसके साथ ही वो खुद का एक लॉजिस्टिक लूनर लैंडर भी डेवलप कर रहे हैं बाय द नेम ऑफ आर्गोनॉट। अब ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर इतने सारे मिशंस मून और मून के ऑर्बिट में सेम टाइम पर ऑपरेट होने वाले हैं तो हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल चाहिए होंगे। अर्थ टाइम के बेसिस पर हम मून पर सेटल नहीं हो सकते, नहीं तो अपोलो 11 जैसे हादसे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नासा ईएसए के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है बाय द नेम ऑफ लूनानेट। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से सुनना। नॉर्मली जब कोई भी मिशन लॉन्च होता है तब उनका कम्युनिकेशन प्री स्केड्यूल्ड लिंक्स या फिर ग्राउंड बेस्ड एंटेनास पर आधारित होता है। अब ऐसे में अगर सभी स्पेस एजेंसीज एक साथ मिशंस लॉन्च करेंगे तो उन्हें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना होगा सो दैट आगे चल के सभी देशों में किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो। और ईएसए ने इसी बात को ध्यान में रखकर लूनानेट बनाया है जो पृथ्वी की ही तरह चांद पर भी एक इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। अब इससे होगा ये कि वहां पर रहने वाले लोग या बाकी यूजर्स बिना पृथ्वी पर बैठे साइंटिस्टों की मदद के इंडिपेंडेंटली एक कम्युनिकेशन चैनल बना पाएंगे। और इसीलिए लूनानेट में 4 सिस्टम्स को ऐड किया जाएगा: नेटवर्किंग, नेविगेशन, डिटेक्शन एंड इंफॉर्मेशन और रेडियो ऑप्टिकल साइन सर्विसेज। अब ये किस तरीके से ब्रिलियंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा आइए जानते हैं। सो शुरू करते हैं नेटवर्किंग सिस्टम से। प्रॉपर नेटवर्किंग के लिए इसमें डीले डिसरप्शन टॉलरेंट नेटवर्किंग यानी कि डीटीएन सिस्टम को इस्तेमाल किया जाने वाला है। बेसिकली डीटीएम में एक सेंसर होगा जो उसके रास्ते में आ रहे ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करके डिसाइड करेगा कि सिग्नल को स्टोर करना है या पास करना। अब जैसे ही उसे किसी ऑब्स्टिकल के बारे में पता चलेगा वो अपने दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम नेविगेशन का इस्तेमाल करेगा। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि यूसी जब मार्स मिशन हुआ था तब इसका पूरा कंट्रोल अर्थ पर बैठे साइंटिस्टों के पास, और इसीलिए किसी भी साइंटिस्ट या रिसर्चर्स को 1 घंटा सोने का तक मौका नहीं मिला था। और ऐसा फ्यूचर में ना हो इसीलिए इसमें गाइडेंस सिस्टम ऑपरेशन और प्रॉपर ऑर्बिट डिटरमाइन करने के लिए एक सेंसर अटैच्ड होगा जो उन्हें इन ऑपरेशंस के लिए कंटीन्यूअसली मेजरमेंट्स भेजता रहेगा। और फिर ये मेजरमेंट्स बाकी के स्पेसक्राफ्ट्स में मौजूद सेंसर्स रिसीव और एनालाइज करके स्पेसक्राफ्ट का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। इसका थर्ड सिस्टम होगा डिटेक्शन और इंफॉर्मेशन जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन और वार्निंग्स/अलर्ट्स यूजर्स तक पहुंचाएगा। यूजुअली होता क्या है ना कि जब भी किसी स्पेसक्राफ्ट के सामने कोई मुसीबत आती है उस पे लगे सेंसर्स ये इंफॉर्मेशन अर्थ पर भेजते हैं और फिर वहां बैठे साइंटिस्ट स्पेसक्राफ्ट को अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए सिग्नल्स भेजते हैं। लेकिन लूनानेट का ये सिस्टम एस्ट्रोनॉट्स, रोवर्स और सैटेलाइट्स के पोजीशन और उनके आसपास चल रहे सिचुएशन की जानकारी सीधा यूजर्स को प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल लूनानेट एक स्पेस वेदर इंस्ट्रूमेंट यूज करके डिटेक्ट करेगा डेंजरस सोलर एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन और फिर पहले अर्थ और बाद में यूजर तक ना पहुंचाते हुए डायरेक्टली यूजर के स्मार्टफोन पर उसे पहुंचा देगा। एंड लास्टली साइंस सर्विसेज को रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज किया जाएगा जहां एंटेनास डिस्टेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से आ रहे रेडियो एमिशंस को डिटेक्ट करेंगे। ये प्लेटफॉर्म साइंटिस्टों को नए नए थियरीज और एडवांस साइंटिफिक नॉलेज समझने में भी मदद करेगा। बट अगेन देयर इज अ कैच। ये सब तभी पॉसिबल होगा जब मून के पास एक इंडिविजुअल और प्रॉपर टाइम जोन होगा, क्योंकि अगर हमें किसी भी ऑब्स्टिकल और स्पेसक्राफ्ट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना हो तो हमें टाइम की जरूरत है, क्योंकि हम सब जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड डिवाइड बाय टाइम। नाउ ऑब्वियसली यहां पर लाइट स्पीड ही होगी क्योंकि स्पेस में हम किसी भी बॉडी के बीच का डिस्टेंस उससे आ रही लाइट से ही मेजर करते हैं, लेकिन कई बार वो गलत हो सकता है सिर्फ एक सिंपल रीजन की वजह से, क्योंकि जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ग्रेविटेशनल फील्ड्स टाइम को इफेक्ट करते हैं और इसीलिए और एक्यूरेसी से टाइम को मेजर करने के लिए हमें एक यूनिवर्सल टाइम सिस्टम की जरूरत होगी। अब आप सोचोगे कि
कि हम एक सीजियम एटॉमिक क्लॉक को यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें एक सेकेंड सीजियम के 9,192,631,770 ट्रांजिशंस, यानी वो कितने बार एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहे हैं, उसके मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। एंड सीजियम का ये बिहेवियर यूनिवर्स में किसी भी जगह सेम ही होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जब सीजियम के ये 9 बिलियन ट्रांजिशंस होते हैं तब जाकर एक सेकेंड होता है। बट आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना स्लो टाइम और जितनी कम ग्रेविटी उतना फास्ट टाइम। और यहां तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की तुलना में सिर्फ 1/4 है, और इसीलिए जब सीजियम के इतने ट्रांजिशंस होंगे तब मून पर सिर्फ 56 माइक्रोसेकेंड्स ही हुए। यानी कि हम सीजियम को यूज भी अगर करते हैं तो हमें टाइम को स्लो करना होगा, तब जाके अर्थ के टाइम के साथ हम इसे सिंक कर पाएंगे, which is impossible. बट फ्रेंड्स, हम टाइम को तो तब स्लो कर पाएंगे ना जब टाइम खुद एग्जिस्ट भी करता होगा, क्योंकि कई सारे साइंटिस्टों के अनुसार टाइम इज नॉट इवन रियल। इनफैक्ट साइंटिस्टों ने तो इसे ग्राफ की मदद से प्रूव भी किया। अब वो कैसे, उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।